Hello students, in the last lecture we studied the topic of the shell presumptions. We saw what do you mean by shell presumption? It is the presumption of the law and it is the rebuttable presumptions. We saw section 78 से लेके सेक्शन 87 तक। सेक्शन 78 बात करता था सर्टिफाइड के बारे में। सेक्शन 79 बात करता था एविडेंस जो जुडिशरी ने कोई रिकॉर्ड किया है। सेक्शन 80 बात करता था गैजेट्स के बारे में। सेक्शन 81 बात करता था ई गैजेट्स के बारे में। सेक्शन 82 बात करता था मैप्स के बारे में। मैप्स और प्लान जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, इसको हमने रीड किया था। सेक्शन 30 जो बात करता था रेलिवेंसी के बारे में। सेक्शन 89 जो कि कोई प्राइवेट कोई मैप्स हैं या चार्ट्स वगैरह हैं, तो उनके ऊपर मेप प्रजम्पशन है। बट जहाँ पे हम गवर्नमेंट मैप्स एंड प्लान्स की बात कर रहे हैं, वहां पे हमारे पास शेल प्रजम्पशन है। राइट। सेक्शन 83 में हमने बात की थी लॉ बुक्स के बारे में, कि लॉ बुक्स के ऊपर आप शेल प्रिजम्पशन आप ले सकते हो जो कि गवर्नमेंट ने पब्लिश किए हैं। सेक्शन 84 में हमने बात की थी पावर ऑफ अटर्नी के बारे में, कि आप पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर आप उसके एग्जीक्यूशन के ऊपर प्रिजम्पशन आप ले सकते हो। उसके बाद हमने बात की थी सेक्शन 85 जो बात करता था इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स के बारे में। 86 एंड 87, राइट। जैसे कि हमने बात की थी मिंत्रा के साथ, अमेजन के साथ आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया, आप कुछ परचेज कर रहे हो, तो वो एक एग्रीमेंट हो जाता है वहां पे, राइट। ऑनलाइन एग्रीमेंट हो जाता है। फिर हमने बात की थी सेक्शन 91 के बाद, सेक्शन 91 के ऊपर। सेक्शन 91 बात करता था एग्जीक्यूशन के बारे में, कि जब यहाँ पे एग्जीक्यूशन का कोई क्वेश्चन आता है तो आप वहां पे शेल प्रिजम्पशन ले सकते हो कि इट वाज ड्यूली अटेस्टेड, स्टैम्प्ड एंड एग्जीक्यूटेड, राइट। फिर हमने सेक्शन 108 को देखा था। सेक्शन 108 कहता था कि जहाँ पे कोर्ट ने कोई जनरल एक्सेप्शन ले रहा है, तो वहां पे कोर्ट शेल प्रिजम्पशन लेगा कि उसी पर्सन ने किया है। नाउ जो पर्सन एक्सेप्शन क्लेम कर रहा है, उससे प्रूव करना होगा कि ही इज नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड, या उसका किस जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है। कोर्ट प्रिजम्पशन क्या लेगा कि फॉल नहीं कर रहा है, राइट। सो आगे मूव करते हैं। जो हमारे अगले सेक्शन, तीन सेक्शंस रह गए, सेक्शन 115, 118 और 120। सो सेक्शन 115, सेक्शन 115 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इट वाज अर्लियर, ये सेक्शन 111 ए था। जो इट इज इट 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 टॉक्स अबाउट द प्रिजम्पशन की पर्सन ने ऑफेंस किया है। हम इसको एक बार रीड करते हैं। जो ये लॉ था, ये लॉ ना 1984 में इंसर्ट किया गया था, सेक्शन 111 ए ऑफ द इंडियन एविडेंस, जो कि अभी सेक्शन 115 है। इसको 1984 में इंसर्ट किया गया था। एक एक्ट आया था, टेररिस्ट अफेक्टेड टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज स्पेशल कोर्ट एक्ट, स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 1984। तो इसके इफेक्ट में सेक्शन 111 ए इंडियन एविडेंस एक्ट में डाला गया, जो कि अभी भी हमारे पास सेक्शन 115 की शक्ल में है। तो सेक्शन 115 क्या कहता है? प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस वेयर अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ हैविंग कमिटेड एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन सबसेक्शन 2। सबसे पहले हम सबसेक्शन 2 को ही रीड करते हैं। ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस, जो सेक्शन जो जनरली ये वो सेक्शंस हैं जो स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंसेस हैं। सेक्शन 147, 148, 149 एंड 150। जो ये पहले सेक्शन थे 121 ऑफ आईपीसी, 121 ए ऑफ आईपीसी, 122 और 123 ऑफ आईपीसी, राइट। या आप इनके ऊपर कोई ऐसा, अगर ये ऑफेंस हो रहे हैं, या एक सेक्शन 149 या 150 के ऊपर कोई, क्योंकि ये सेक्शन तो कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, ये है बीएनएस के। तो मैं आपसे फिर से बता देता हूँ।
कि जो सबसेक्शन 2 है, जो ये ऑफेंसेस हैं, अगर ये ऑफेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, आप एक बार इनको ध्यान रखें, या सेक्शन 149 या 150 के ऊपर अटेम्प्ट, अबैटमेंट या कॉन्स्पिरेसी हो रही है। अभी हम सेक्शन सबसेक्शन 1 को रीड करेंगे। वेयर अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ हैविंग कमिटेड एनी ऑफेंस, जो कि अभी हमने ये वाली बात की है, इन एनी एरिया, अगर any area declared to be a disturbed area under any enactment for the time being in force, making provisions for the suppression of disorder and restoration and maintenance of public order. For example, सेक्शन 163 ऑफ बी एंड एस एस में, जहाँ पे किसी डीएम ने या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने कोई भी ऑर्डर दे दिया, ठीक है, उसका डिसोबीडियंस हो रहा है, ठीक है, या आप कह सकते हो जब आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर के रिमूव किया था, तो वहां पे उन्होंने एक्सपा एक्ट को एप्लीकेबल कर दिया था, कि उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया था, राइट। और या कोई ऐसा एरिया which there has been over a period of more than 1 month extensive disturbance for the public peace. It means कि उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित नहीं किया है, बट क्या है कि 1 महीने से वहां पे डिस्टर्बेंस चल रही है, ठीक है जी। एंड इट इज शोन दैट सच पर्सन हैड बीन एट अ प्लेस, कि वो पर्सन फॉर एग्जांपल किसी एक बिल्डिंग में, किसी एक बिल्डिंग में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस चल रही है, कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज चल रही हैं, जो कि सेक्शन 147, 148, 149, 150 के अंदर आते हैं, ठीक है जी। एक, या तो इस एरिया को उन्होंने डिस्टर्ब एरिया कह दिया था किसी भी लॉ के अंडर, या 1 महीने से ज्यादा यहाँ पे डिस्टरबेंस चल रही है, तो क्या होगा, तो कोई भी पर्सन जो इस बिल्डिंग में है, देखा ना, इट इज शोन दैट सच पर्सन हैड बीन एट अ प्लेस, इट मींस कि वो पहले था अब भाग गया, लिखा ना हैड बीन, चाहे वो पहले था अब वो वहां से नहीं है। इन सच एरिया एट अ टाइम व्हेन फायरआर्म्स और एक्सप्लोजिव्स वर यूज्ड एट, चाहे यहाँ पे यूज किए जा रहे थे, या फ्रॉम दैट प्लेस, या यहाँ से लॉन्च किए जा रहे थे, टू अटैक और रिस्ट्रिक्ट द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, कि आर्मी के लोगों को रोकने के लिए इस बिल्डिंग से बमबारी की जा रही थी। तो कोई भी पर्सन जो यहाँ पे है या था, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड unless the contrary is shown that such person has committed such offense, कि हम मानेंगे कि इस पर्सन ने ऑफेंस किया है। फॉर एग्जांपल, जब एक आई थिंक हिसार या टोहाना के कोई बाबा जी थे, रामपाल, जब पुलिस इनको पकड़ने के लिए गई, तो इनकी इनके डेरे से बमबारी वगैरह या गोलियां वगैरह चलनी स्टार्ट होगी, तो वहां पे सेक्शन 115 को ऑफ बीएसए को लगाया गया, कि जो भी पर्सन यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है, तो उससे कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगा कि इस पर्सन ने ये वाले ऑफेंसेस किए हैं, जो हमने बात की ना सेक्शन 147 से लेके 150 तक, इन्होंने किए हैं। बिकॉज ऐसा क्यों है, इट इज वेरी ड्रैकोनियन लॉ, राइट। ये बहुत ही डेंजरस लॉ है, बिकॉज जब अथॉरिटी ने उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया, तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है कि आप वहां से निकल जाएं। अगर आप फिर भी वहीं पे हैं, तो इट इज इम्प्लाइड कि आप भी पार्टिसिपेशन उन एक्टिविटीज में आप कर रहे हैं, राइट। तो ये प्रिजम्पशन ली जाती है। सेक्शन, ये था हमारा सेक्शन 115। नेक्स्ट सेक्शन इज 118। 118 सेक्शन बात करता है प्रिजम्पशन एज टू डोरी डेथ, presumptions as to dowry death। ये पहले सेक्शन था 113 बी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। बी इट मींस ये
ओरिजिनली इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं था, इट वाज लेटर इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986 में इसको इंसर्ट किया गया इसके अंदर, डोरी डेथ के अंदर, राइट। इसको ये नया प्रोविजन बनाया गया। तो अभी ये क्या कहता है, वेयर द क्वेश्चन इज वेदर द पर्सन हैज कमिटेड द डोरी डेथ, क्या एक पर्सन ने डोरी डेथ को ये ऑफेंस सेक्शन 80 में है, सेक्शन 80 ऑफ बीएनएस या सेक्शन 304 बी ऑफ आईपीसी, राइट। where when the question is whether a person has committed the dowry death of a woman and it is shown that soon before the death before her death such woman had been subjected to such person to a cruelty or harassment for in connection with any demand for dowry, the court shall presume that such person has caused the dowry death. It means कि यहाँ पे हमारे पास सबूत है कि एक वुमेन से वुमेन के ऊपर क्रूरटी या हरासमेंट की गई इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ डोरी, की आप मुझे, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता पीटता है कि तू अपने घर से डोरी नहीं लेके आई, या लेके आई है तू और लेके आ, ठीक है। या हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स के मदर फादर या उसकी सिस्टर वगैरह जो भी हैं, अगर वो भी उस वुमेन को उस वाइफ को तंग करते हैं कि तू डोरी नहीं लेके आ रही, तो अगर उसकी अगर वो उस क्रूरटी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है या वो सुसाइड कर लेती है, मतलब उसकी डेथ होगी चाहे उसकी तो कैसे मर्जी हुई, बट हुई इन कनेक्शन विद द क्रूरटी विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड ऑफ द डोरी, राइट। तो वहां पे हम कोर्ट प्रिजम्पशन लेगी कि उस पर्सन ने डोरी डेथ की है, कि उस पर्सन ने सेक्शन 80 बीएनएस का ऑफेंस किया है। जनरल रूल हमारा क्या होता है, हमारा जर्नल रूल क्या होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ कभी भी शिफ्ट नहीं होता। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, हमेशा प्रोसिक्यूशन पे, कि वो प्रूव करे कि उस पर्सन ने सेक्शन 80 बीएनएस का ऑफेंस किया है या नहीं किया है, उसने ऑफेंस किया है, राइट। तो सेक्शन 118 इज बेस्ड अपॉन द पब्लिक पॉलिसी। सो आप बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कब हो जाएगा, जब पब्लिक पॉलिसी बीच में आ जाए। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे हो जाएगा, एक्यूज्ड पर्सन पे हो जाएगा कि उस पर्सन ने डोरी डेथ का ऑफेंस नहीं किया है। जब हम डोरी डेथ का ऑफेंस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं फॉर द ऑफेंस ऑफ द डोरी डेथ। बट यहाँ हम अपना लिमिटेड रहते हैं कि कोर्ट क्या प्रिजम्पशन लेगी और कब लेगी। तो यहाँ पे अब अभी हम इस सेक्शन का पोस्टमार्टम करते हैं। इसमें लिखा है व्हेन द क्वेश्चन इज वेयर जहाँ पे इफेक्टिव इशू क्या है कि क्या उस पर्सन ने डोरी डेथ की है या नहीं की है, ठीक है। एंड इट इज शोन, वर्ड यहाँ पे शोन है, अप्रूव्ड वर्ड नहीं है। सो इट मीन्स जहाँ पे प्राइमा फेसाई लगता है कि क्रूरटी या हरासमेंट इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ डोरी की गई है, शोन है, प्रूव्ड वर्ड नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, प्रूव्ड वर्ड इसमें नहीं है, तो आप प्रिजम्पशन ले सकते हो। मतलब प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ क्या रह गया, सिर्फ प्रेमा फेसाई। जर्नली उसके ऊपर कितना होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है, बट यहाँ पे क्या है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी मीन्स उसे सिर्फ प्रेमा फेसाई शो करना है। रेस्ट बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे हो जाएगा, एक्यूज पर्सन पे हो जाएगा कि उसे प्रूव करना है कि उसने डोरी डेथ का ऑफेंस नहीं किया, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ, सून बिफोर हर डेथ। सून बिफोर हर डेथ का क्या मतलब हो गया कि इसका मतलब इसको आपको लिटरल इंटरप्रिटेशन आपको इसको नहीं करनी है। अगर हम इसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन करें इट मीन्स कि मरने से कुछ देर पहले ही क्रूरटी की गई हो,
नहीं, हमें इसको ऐसे नहीं रीड करना है। चाहे क्रूल्टी या डिमांड ऑफ डोरी 1 महीने पहले की गई थी, पर उसके लेडी के माइंड में था कि वो सफर कर रही थी उस चीज की वजह से, तो हम उसको भी क्या मानेंगे, सून बिफोर हर डेथ हम उसको मानेंगे, राइट। Such person had been subjected by such person to a cruelty or harassment for or in connection with the demand of the dowry। डिमांड ऑफ डोरी, जब हम डोरी प्रोविशन एक्ट की बात करेंगे 1961, तो वहां पे आपको डिमांड ऑफ डोरी की अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन या आपको डेफिनेशन वगैरह दी गई है, ठीक है। तो एक इसमें ना क्या चीज थी, चाहे अगर कोई हस्बैंड रिक्वेस्ट करता है, एक होगा डिमांड की भी तो लेके ही लेकर आ, पर जहाँ पे हम रिक्वेस्ट ऑफ डोरी कर रहे हैं तो बात तो एक ही होगी कि आप उस लेडी को हरास तो कर ही रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप रिक्वेस्ट ऑफ डोरी भी कर रहे हो फिर भी सेक्शन 118 इन्वोक हो जाएगा, राइट। तो एक हमारे पास केस आया था, बोर्रा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इट वाज द केस लॉ ऑफ 1992 इलाहाबाद हाई कोर्ट। इस केस में क्या था, इस केस में एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो सेक्शन 118 है इसका क्या इफेक्ट है, क्योंकि ये सेक्शन 113 113 20 बी आया था, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो ये क्वेश्चन राइज हुआ कि इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। तो इन्होंने कहा कि सेक्शन 113 बी, जो भी सेक्शन 118 है, इट इज अ प्रोसीजरल, इट इज ए प्रोसीजरल लॉ। सो अगर कहीं भी और कुछ नहीं बताया गया होता तो हमारा जूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है कि कोई भी प्रोसीजरल लॉ का क्या इफेक्ट होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, ठीक है जी। तो सेक्शन 118 का क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। सेक्शन आगे एक केस, इसमें केस और चीज थी, बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर, कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, जनरली किस पे होता है, प्रोसिक्यूशन पे। बट ऐसा नहीं है कि प्रोसिक्यूशन ने कहा सर कि इसने मुझसे डोरी मांगी थी, सिर्फ इतना कह देना ही कि सफिशिएंट नहीं होगा जिसकी वजह से एक्यूज के ऊपर बर्डन शिफ्ट हो जाए। तो उसको क्या प्रूव करना पड़ेगा, इट वाज स्टेटेड इन द केस ऑफ राम प्यारे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2025 Supreme Court. It is the recent case law in which it was stated that what is the condition precedent to invoke the section 118। condition precedent क्या होगी, so the prosecution has to bring the cogent evidences related to the incessant harassment, कि harassment हो रही है उसको cogent evidences को लाना होगा, cogent evidences as regards incessant harassment इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ द डोरी। ये आपको इसका कीवर्ड क्या है, सिर्फ आप अगर आपने कोई क्रूरटी की है, हरासमेंट की है, वो इसके अंदर फॉल नहीं करेगा, वो इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ द डोरी होना ही चाहिए। तो ये हमारा लॉ था सेक्शन 118 के ऊपर। नेक्स्ट इज सेक्शन 120। section 120, this is the last section which talks about the shell presumption, right। so ये बात करता है a presumption as to absence of consent, ठीक है जी, इन रेप केसेस, राइट। रेप कौन से केसेस, जो सेक्शन 64(2) में पनिशेबल है, सिर्फ उसी केसेस की बात कर रहे हैं हम हर रेप केसेस की हम बात नहीं कर रहे।
गैंग रेप वगैरह हो गया या कुछ कोई और रेप, सिंपल रेप हो गया, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम जो सिर्फ जो एग्रेवेटेड फॉर्म है सेक्शन, जो सेक्शन 63 सब क्लोज 2 में बताई गई है कि अगर कोई पर्सन फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर या कोई पुलिस ऑफिसर या रिपीटेड रेप्स करते हैं तो वो इसके अंदर फॉल करता है, एग्रेवेटेड फॉर्म के अंदर फॉल करता है, राइट। तो हम बात करते हैं सेक्शन 120। सेक्शन 120 ये पहले सेक्शन था 114A। इट वाज सेक्शन 114A। सो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि इट वाज नॉट ओरिजिनली प्रेजेंट अंडर द इंडियन एविडेंस है, उसको बाद में लाया गया इन द ईयर 1963 में। सेक्शन 114A को इंट्रोड्यूस किया गया। बाद में 2000 इसमें क्या था, कुछ ही क्लोजेस थे। सेक्शन 375 जो रेप की बात करता था आईपीसी में, सेक्शन 375 जो सबसेक्शन 2 था, इसके अंदर कुछ ही चीजें थी जो कवर होती थी, ठीक है जी। तो बाद में 2013 में सेक्शन 375 के जो सारे क्लोजेज हैं उसको इंक्लूड किया गया कि अगर कोई भी ऑफेंस इसके अंदर हो रहा है तो कोर्ट 114 ए की प्रिजम्पशन ले लेगा। अभी सेम चीज है, अभी सेक्शन 114 को 120 कर दिया, सेक्शन 175 को सेक्शन 63 कर दिया। सेक्शन 176 टू में पनिशमेंट है, इसलिए यहाँ पे सेक्शन 64 लिखा हो गया है। बट एक्सप्लेनेशन इसमें सेक्शन 63 में है और इसमें एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन सेक्शन 375 में थी, राइट। चलो ये बात तो होगी सेक्शंस की। सेक्शन के अंदर क्या है हम उसको रीड करते हैं। इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर रेप अंडर सबसेक्शन 2 of section 64 BNS, where sexual intercourse by the accused is approved, and the the question is whether it was without the consent of the woman alleged to have been raped, and such woman states in her evidence before the court that she didn't consent. The court shall presume that she didn't consent। इसका क्या मतलब है? ये कह रहे हैं कि जहां पे, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, हम इसकी भी पोस्टमार्टम में सेकेंड लाइन, वेयर द सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द एक्यूज्ड इज प्रूव्ड। शोन वर्ड नहीं है, प्रूव्ड मींस कि प्रोसिक्यूशन को क्या प्रूव करना है कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था। सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब सिर्फ पेनिट्रेशन नहीं है, इसकी हम डेफिनेशन बीएनएस के सेक्शन 63 से बोरो करेंगे। सेम बात हमें एक्सप्लेनेशन में बात करता है। इन दिस सेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स शैल मीन एनी ऑफ द एक्ट्स मेंशन इन सेक्शन 63 ऑफ द बीएनएस। चाहे आप किसी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहे हो या अप्लाइंग ऑफ द माउथ, वो चीजें भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंक्लूड होती हैं, राइट। अगर तो फिर प्रोसिक्यूशन को क्या प्रूव करना है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था। एंड यहाँ पे फैक्ट इन इशू क्या है कि क्या उस लेडी की, क्या उस वुमेन की कंसेंट थी या नहीं थी। यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है। एंड सच वुमेन अपने एविडेंस में वो कहती है कि शी डिडंट कंसेंट, कि मैंने कंसेंट नहीं दी थी। प्रूफ की बात नहीं कर रहे हम, उसे अपनी कंसेंट को प्रूव नहीं करना है, सिर्फ उसको ये कहना है कि मैंने कंसेंट नहीं दी थी। सेक्शन 120 का प्रिजम्पशन एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ द एक्यूज्ड हैज टू अप्रूव कि उस लेडी की कंसेंट थी। तो बात करते हैं कि जो सेक्शन 120 है, इट इज अगेन बेस्ड अपॉन द पब्लिक पॉलिसी। अगर हम बात करें सेक्शन 120 को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसका पीछे मेन पर्पस क्या था। इसके पीछे मेन पर्पस क्या था कि जो बेसिकली जो गर्ल्स या वुमेन होती हैं दे आर शाय, ठीक है। अगर वो सबसे पहले तो वो बताती नहीं है, अगर वो बता भी दें तो कोर्ट में उनके साथ तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके प्रीवियस सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में, उनकी कंसेंट के बारे में। तो उन्हें एम्बेरस करने के लिए कई कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन उन सभी से बचने के लिए हम
पब्लिक पॉलिसी को इन्वोक करते हैं, और हम सेक्शन 120 की प्रिजम्पशन को इन्वोक करते हैं, राइट, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके पीछे मेजर मेजर ये रीजन था कि सेक्शन 120 को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया हमारे एविडेंस लॉ के अंदर। ठीक है जी। तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट शी डिड नॉट कंसेंट, कि उसकी कंसेंट नहीं है। ये किसको प्रूव करना पड़ेगा भी कि उसकी कंसेंट है, एक्यूज्ड पर्सन को। सो दिस इज आल्सो अगेंस्ट द जनरल रूल कि बर्डन ऑफ प्रूफ नेवर शिफ्ट्स, बट यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, राइट। तो ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं शेल प्रिजम्पशंस। अभी हम बात करते हैं मे प्रिज्यूम के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मे प्रिजम्पशन है, मे प्रिजम्पशन का क्या मतलब था? मे प्रिजम्पशन मे प्रिजम्पशन का क्या मतलब था? मे प्रिजम्पशन का मतलब था कि कोर्ट की बीएसए में प्रोवाइडेड है कुछ सेक्शंस जहां पे कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि उसने प्रिजम्पशन लेनी है या नहीं लेनी, एंड इट इज आल्सो द रिबर्टेबल प्रिजम्पशंस। क्या मे प्रिजम्पशन कहीं डिफाइंड है हमारे बीएसए में? या इट इज डिफाइंड इन क्लोज एच ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द बीएसए, जहाँ पे मे प्रिजम्पशन हमें डिफाइंड है। अगर हम बात करें कौन कौन से सेक्शंस हैं, अगर हम बात करें कि कौन कौन से हमारे पास सेक्शंस हैं, तो इट इज वी हैव सेक्शन 88, 89, 92, 93, 117 एंड 119। ये हमारे पास सेक्शंस हैं विच डील्स विद द मे प्रिजम्पशंस। अभी हम इसको एक एक करके रीड करते हैं। तो आप सेक्शन 82 को ओपन कर सकते हो, सेक्शन 88 को, सॉरी। सेक्शन 88, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सेक्शन 88, सेक्शन 89, 92, 93, 117 एंड 119। सो सेक्शन 88 हमारा बात करता है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड। ठीक है जी। सेक्शन 87 में हमने, या 78 या 79 में हमने बात की थी, 78 में बात की थी हमने सर्टिफाइड कॉपीज के बारे में, कि वहां पे क्या था, शेल प्रिजम्पशन। बट सेक्शन 88 में क्या है, सर्टिफाइड कॉपीज के ऊपर मेक प्रिजम्पशन। क्या डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉरेन कंट्री की जो जजमेंट्स वगैरह हैं उनके ऊपर हम क्या प्रिजम्पशन लेंगे। इट इज मे प्रिजम्पशन कि वो एक्यूरेट है एंड जेन्युइन है। हम सेक्शन को रीड करते हैं। द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एनी डॉक्यूमेंट परपर्टिंग टू बी, परपर्टिंग का क्या मतलब था, alleging, alleging to be a certified copy of any judicial record of any country beyond India means कि foreign countries, is genuine and accurate, कि वो genuine है and accurate है। If the document purport to be certified in any manner which is certified by any representative of the central government, ये आगे थोड़ा सा इन्होंने आगे प्रोसीजर बता दिया कि सर्टिफिकेशन कैसे होनी चाहिए। और फॉर एनी कंट्री टू बी मैनर कॉमनली इन यूज इन दैट कंट्री फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ द कॉपीज ऑफ द जुडिशियल रिकॉर्ड्स, राइट। ये सारा आगे प्रोसीजर बता दिया। तो सबसेक्शन 2, an officer who with respect to any territory or place outside India is a political agent as defined in section 43 subsection 3, section 3 of clause 43, right, of General Clauses Act, shall for the purposes of this act be deemed to be representative। अगर अगर हम क्या कह रहे हैं, ये कि हम पॉलिटिकल एजेंट को भी हम क्या मान रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हम उसको मान रहे हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 89। सेक्शन 89 हमने कल कवर किया था जब हम सेक्शन 82 को कवर कर रहे थे।
रिलेटिंग टू द रेलिवेंस presumption of the maps lands, right? इसकी हमने बात की थी कि जिसकी रेलिवेंसी है, रेलिवेंसी इज कंटेन इन सेक्शन 30 ऑफ द बीएसए, राइट? तो सेक्शन 89 हमारा हो गया था, लेकर हम इसको फिर से रीड कर लेते हैं कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि कोई भी ऐसी बुक्स, मैप्स या चार्ट्स हैं जो कि जनरल पब्लिक के लिए है, एक जनरल सेल या जनरल इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे कोर्ट प्रिजम्पशन लेगा कि इट वाज रिटन एंड पब्लिश्ड बाय द पर्सन सो अलेज्ड एंड उसी एट द टाइम एंड द प्लेस। हम इन तीन चीजों के ऊपर प्रिजम्पशन लेंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 90। सेक्शन, सॉरी, इसमें हमने सेक्शन 90 नहीं लिखा था। सेक्शन 90 बात करता है अ प्रिजम्पशन एज टू, एक सेकेंड, सेक्शन 90 लिखना रहेगा। सेक्शन 90 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस। पहले हमारे पास सेक्शन 88 इंडियन एविडेंस एक्ट था, वो बात करता था प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेजेस। टेलीग्राफिक मैसेजेस अभी इसको डिलीट कर दिया गया है बीएसए में। इसका पर्पस क्या था? बिकॉज जो टेलीग्राफिक मैसेजेस हैं इट इज नो लॉन्गर यूज। जब हम सेक्शन 94 ऑफ बीएनएसएस को रीड करेंगे, 95 सॉरी, जब हम सेक्शन 95 को रीड करेंगे तो वहां पर भी टेलीग्राफिक मैसेजेस एंड टेलीग्राफिक अथॉरिटी को ओमिट कर दिया गया है, बिकॉज इट इज नो लॉन्गर यूज। तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, दैट्स व्हाई सेक्शन 88 को रिमूव कर दिया गया है। नाउ वी हैव सेक्शन 89, जो कि सेक्शन 88, जो कि सेक्शन 88 ए ऑफ द इंडियन एविडेंस है। ये लिखा नहीं जा रहा आई थिंक। चलो ऐसे ही बात कर लेते हैं। सेक्शन 88 ए, सेक्शन जो हमारा 90 है, इट इज कोरस्पोंडेंस विद द सेक्शन 88 ए ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये बात करता है द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, फॉर एग्जांपल हम जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हैं या ईमेल पे हम सेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस forwarded by the originator from an through an electronic mail server to the addressee to whom the message purport to be addressed। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मैसेज सेंड किया, ठीक है जी, कोरस्पोंडेंस, द कोर्ट में प्रिज्यूम कोरस्पोंडेंस विद द मैसेज एज फेड इनटू हिज कंप्यूटर फॉर ट्रांसमिशन, कि जो मैंने मैसेज किया, जो आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैसेज आया 2+2=4, कि सेम मैसेज जो मैंने सेंड करना था आपके पास सेम मैसेज ही आया है, तो इसके बारे में कोर्ट में प्रिजम्पशन ले लेता है, राइट? बट कोर्ट क्या प्रिजम्पशन नहीं लेगा? रिगार्डिंग द सेंडर, हो सकता है कि मेरा फोन किसी और पर्सन के पास हो, तो हम रिगार्डिंग द सेंडर के बारे में हम प्रिजम्पशन नहीं ले रहे। But the court shall not make any presumption as to the person by whom such message was sent, कि किसने सेंड किया था, हम उसके ऊपर presumption नहीं ले रहे हैं, राइट? तो सेक्शन 88 ये था ये। नेक्स्ट इज सेक्शन 92। Section 92 of the BSA, which talks about the presumption as to documents 30 years old। जो 30 years old हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हम उनके ऊपर प्रिजम्पशन ले रहे हैं। हमारा वैसे जनरल रूल क्या है कि जिसने डॉक्यूमेंट बनाया है आप उसको बुलाओ जी, ठीक है, या अटेस्टेड, उसकी अटेस्टेशन को अप्रूव करो थ्रू द अटेस्टेटस। मेनली हमारा डॉक्यूमेंट
इन्हीं तरीकों से अप्रूव किया जाता है। सो 92 क्या है, एक एक्सेप्शन है हमारे जनरल रूल की। आप इसमें देख सकते हो कि प्रिजम्पशन क्या है, वेयर एनी डॉक्यूमेंट purporting or approved to be handwriting or approved to be handwriting, sorry, when any document purporting or proved to be 30 years old, यहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट 30 years old है, is produced from any custody which the court in the particular case considers proper, means a proper custody से वो डॉक्यूमेंट आ रहा है, राइट। द कोर्ट में प्रज्यूम, कोर्ट प्रजम्पशन क्या लेगा, मे प्रजम्पशन लेगा दैट द सिग्नेचर एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विच purports to be in handwriting of any particular person की इज इन द पर्सन हैंडराइटिंग। एक तो हैंडराइटिंग का प्रिजम्पशन है कि उसी पर्सन की हैंडराइटिंग है जी। सेकंड लेगा कि इन द केस ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड एंड अटेस्टेड, यहाँ पे डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड अटेस्टेड है तो लेगा कि इट वाज ड्यूली एग्जीक्यूटेड, कि इसको ड्यूली एग्जीक्यूट किया गया था एंड ड्यूली अटेस्टेड किया गया था। तो ये कोर्ट ये प्रिजम्पशन लेगा, ने प्रिजम्पशन लेगा। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप इसमें लिख सकते हो कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेक्शन 92। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इट वाज स्टेटेड इन द केस ऑफ लक्की बुरा वर्सेस पद्मा कांता, 1996 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हमें ऑब्जेक्ट बताया गया था, इसमें बताया गया था कि द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 92 इज टू मेक थिंग्स अर्ली फॉर पर्सन रिलाइंग अपॉन एंशियंट डॉक्यूमेंट्स यूटिलाइजिंग their documents for approving their cases। ठीक है जी, इट डज अवे विद द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ अप्रूविंग private documents, yeah it strict, it does away with the rule of, with the जनरल रूल कि आपको किसी डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव करना है, उसके जो जनरल रूल है उसका जो एक प्रोसीजर है उसको आउटवे करता है हमारा सेक्शन 92। ठीक है जी, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट बताया गया था। सेकंड पॉइंट इसमें हमारा एक चीज थी कि क्या आप किसी, फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास कोई कॉपी है डॉक्यूमेंट की, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम हो चुका है, हमारे पास कॉपी है वो भी 30 साल पुरानी है, क्या आप उसके ऊपर भी आप प्रिजम्पशन ले सकते हो। हाँ, हमारे स्टार्टिंग में लिखा है वेयर एनी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे एनी डॉक्यूमेंट का मतलब है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, राइट। तो आप इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से कर सकते हो, वहां पे आप लिख सकते हो अपने ब्रैकेट में एनी एनी डॉक्यूमेंट का मतलब है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, नॉट द कॉपी नॉट द सर्टिफाइड कॉपी, राइट। नेक्स्ट एक पॉइंट था कि हमारे 30 years हमने कैसे देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ 2 जनवरी 2022 को, तब वो डॉक्यूमेंट 28 year old था। जब कोर्ट ने जब कोर्ट ने डॉक्यूमेंट या इस डेट को डॉक्यूमेंट फाइल किया गया, बाद में 2 जनवरी 2024 को कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने डॉक्यूमेंट को देखा तो वो 30 साल का हो गया था। तो क्या हम प्रिजम्पशन को अप्लाई करेंगे, हमारे सेक्शन 92 की प्रिजम्पशन को अप्लाई करेंगे, यस बिल्कुल करेंगे। सो इट मीन्स कि हमने 30 years कब से देखने हैं, जब कोर्ट ने डॉक्यूमेंट को देखा, नोट व्हेन द कोर्ट ने जब डॉक्यूमेंट कोर्ट में आया, जब कोर्ट ने डॉक्यूमेंट को देखा हमने तब देखने क्या
30 साल कंप्लीट हो चुके हैं या नहीं हो चुके। ये क्वेश्चन आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो आपको इसके लिए आपको ये चीज नोट डाउन कर लेनी चाहिए। और जो हमने बात की थी यहाँ पे प्रॉपर कस्टडी के बारे में, जहाँ पे आपके पास प्रॉपर कस्टडी से कोई डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल कोई विल है किसी, फॉर एग्जाम्पल ए के फादर की विल है, अगर वो विल किसी कोई पुलिस ऑफिसर उसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो इट इज नॉट प्रॉपर कस्टडी। उसकी प्रॉपर कस्टडी क्या होगी कि फादर ने किसी एडवोकेट को, अपने एडवोकेट को, या किसी, या उसने रजिस्टर करवा दी, या उसने अपने किसी फैमिली मेंबर को दी है, या किसी सर्वेंट को भी दी है, राइट। तो उसको प्रॉपर कस्टडी मान सकते हैं कि हाँ जी ये एक तरह की प्रॉपर कस्टडी है। जहाँ पे किसी स्ट्रेंजर वगैरह की को दी है, तो वहां पे प्रॉपर कस्टडी नहीं मानेगी। It is very essential point for the implication of the presumption of section 92 कि ये चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसके ऊपर एक केस है, चित्रा देवी, चित्रा देवी वर्सेस श्रीमती राम देवी, 2002, हिमाचल प्रदेश। इन्होंने कहा था कि जहां पे प्रॉपर कस्टडी नहीं है, वेयर द डॉक्यूमेंट कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, वहां पे हम सेक्शन 92 की प्रिजम्पशन नहीं लेंगे, राइट। हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट, विल। अगर कोई विल है, विल मेरी, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था विल का, या कोई, तो ये एग्जांपल वैसे में गलत हो जाता है कि अगर कोई 30 साल की कोई, 30 साल पुरानी कोई मेरे फादर या मेरे कोई ग्रैंडफादर की विल है, तो क्या आप प्रजम्पशन ले सकते हो? क्या आप उसका उसको आप अप्रूव सेक्शन 92 के थ्रू आप उसका अप्रूव अप कर सकते हो, या आपको जो सेक्शन हमने देखे थे सेक्शन 65 ऑनवर्ड्स, या आप वैसे ही प्रूव करोगे? तो इसके ऊपर हमारे पास केस है, MB रमेश वर्सेस KM वर्गीस, 2013 सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कहा था कि जो सेक्शन 92 की प्रिजम्पशन है, विच इज अर्लियर सेक्शन 90 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द व्हील्स, कि ये व्हील्स के ऊपर अप्लाई की नहीं होगी। कि इट मींस कि जब भी आपको विल को अप्रूव करना है, कि उसकी एग्जीक्यूशन को या अटेस्टेशन को प्रूव करना है, तो आपको सेक्शन जो हमारे सेक्शन 67 है, राइट, आपको 66 67 के अकॉर्डिंग ही आपको प्रूव करना है, कि आपको 67 ऑनवर्ड्स जो सेक्शन है उनके द्वारा ही प्रूव करना है। आप शॉर्टकट लेके सेक्शन 92 के द्वारा प्रूव नहीं कर सकते। सो इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द व्हील्स। ये क्वेश्चन मेंस में दिल्ली में भी आया है, और अभी कई स्टेट्स में ये क्वेश्चन प्रपोजिशन बना के आ रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। So it is upon the wheels. Next is section 93. 93 बात क्या करता है, इट इज सिमिलर टू सेक्शन 92। सेक्शन 92 में हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे, फिजिकल डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे। सेक्शन 93 में हम बात करते हैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में, कि कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, अगर वो 5 साल पुराने हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स कितने थे, 30 साल पुराने, ये क्या है 5 साल पुराने, तो हम यहाँ पे प्रिजम्पशन ले लेंगे कि इट इज सो फिक्स्ड, कि उनके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर फिक्स्ड था। हम सेक्शन को रीड करते हैं। A presumption as to electronic records 5 years old, where any electronic record purporting or proved to be 5 years old is produced from any custody which the court इन पर्टिकुलर केस कंसिडर फिट। सेम चीज, दो इंग्रेडिएंट्स हैं, 5 साल हो चुके हों, एंड प्रॉपर कस्टडी से आया हो चीज।
तो अगर हम बात करें प्रॉपर कस्टडी की, क्या कोई कोई डेफिनेशन हमारे पास है? सेक्शन 81 में हमारे पास इसकी डेफिनेशन बताई गई थी कि प्रॉपर कस्टडी का क्या मतलब होता है, कि प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर पर्सन से वो चीज आई हो, राइट? कि 5 साल ये प्रॉपर कस्टडी जैसी चीज आई है, द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट द सिग्नेचर एंड एवरी other part of such document which purports to be the handwriting, oh sorry, the court may presume that the electronic signature which purports to be the electronic signature of a particular person was so affixed by him, कि उसी पर्सन ने ही affixed किए थे, or any person authorized by him in his behalf, right? So it is similar to section 92 and 93, ये similar से section है, sections हैं। तो अभी हमारे सेक्शन 117 एंड 119 रह गए में प्रिजम्पशन के ऊपर। सेक्शन 170, सेक्शन 117, सेक्शन 117 बात करता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में आपको प्रिजम्पशन ले सकते हो कि उसी पर्सन ने अबेटमेंट की है। हम सेक्शन को रीड करते हैं। व्हेन, सेक्शन ये है 117, इट वाज अर्लियर सेक्शन 113A ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि इट वाज नॉट अर्लियर प्रेजेंट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, इट वाज लेटर इंसर्टेड बाय 1983 अमेंडमेंट। इसकी वजह से हमारे पास सेक्शन 113A आया, तो विच इज नाउ सेक्शन 117, सेम सेक्शन है, कुछ चेंज नहीं किया गया। Presumption as to abetment of suicide by a married woman. When the question is whether the commission of suicide by a woman has been abetted by her husband, जब हम बीएनएस करेंगे उसमें ये ऑफेंस है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, राइट? तो इसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल अबेट का मतलब होता है कि उत्साहित करना, कि मैं आपको अबेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ यार तेरी वाइफ का उसके साथ अफेयर है, तू जाके उसको मार दे रहा है यार, भी तो भी ये तेरे लिए, इसको मैं अबेट कर रहा हूँ किसी भी तरीके से, चाहे इंस्टिगेशन से, चाहे एडिंग से, या बाय कॉन्स्पिरेसी से। मैं आपको इसमें आपको मैं सिंपल रखूंगा कि मैंने मैं अपनी वाइफ को तंग करता था, या मेरा किसी बाहर किसी के साथ अफेयर था, और मैं अपनी वाइफ को लगातार तंग करता था, मैं उसे कुछ, उससे कोई मेंटेनेंस वगैरह, उसे मैं कोई खर्चा वगैरह नहीं देता था, ठीक है? तो एक दिन उसने, वाइफ ने क्या किया, अपने आप को मार लिया, सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया, या मैं उससे रोज पीटता था, एक दिन उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा? अबैटमेंट टू सुसाइड के ऊपर आप प्रिजम्पशन आप ले सकते हो, राइट? तो सेक्शन 117 बात करता है when the question is whether the commission of suicide by a woman had been abetted by her husband or any relative of her husband, any relative of her husband, या हस्बैंड ने, या रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। रिलेटिव ऑफ हस्बैंड कौन कौन होते हैं? मेनली जो रिलेटिव होते हैं वो तीन होते हैं, बाय ब्लड, बाय अडॉप्शन, एंड बाय मैरिज, बाय मैरिज। तो इसमें आप देख सकते हो कि बाय ब्लड क्या हो जाएगा? जो हस्बैंड के फादर या मदर हो गए। बाय अडॉप्शन कोई अडोप्टेड सन है। बाय मैरिज, या कोई उस पर्सन के हस्बैंड के कोई ऐसे कोई रिलेटिव है जो बने हैं बाय द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड, राइट? जो बाय मैरिज से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल द सिस्टर ऑफ द वाइफ, की वाइफ की कोई सिस्टर थी। सो फॉर इंस्टांस कि हस्बैंड का अपनी वाइफ की सिस्टर के साथ अफेयर था, एंड इन दैट केस इस अबैटमेंट से कि दोनों उससे परेशान करते थे, तो क्या जो वाइफ की सिस्टर थी
क्या उसके ऊपर भी हम सेक्शन 117 का प्रिजम्पशन ले सकते हैं? क्या वो भी रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड माना जाएगा? तो शी इज ऑल्सो द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड, राइट? तो आप इसमें देख सकते हो, व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर द कमीशन ऑफ सुसाइड बाय अ वुमन हैड बीन अबैटेड बाय हर हस्बैंड, जहाँ पे हमारा फैक्टिंग इशू क्या है कि उस वुमेन के ऊपर अबैटमेंट की गई थी बाय हर हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड, एंड इट इज शोन, अगेन द वर्ड shown is used, which means a prima facie, not the beyond a reasonable doubt. It is only the a prima facie, which means preponderance of the probability that she had been committed suicide. फर्स्ट हमारा assumption क्या होता है? shown. सेकंड हमारा assumption क्या हो जाता है कि विद इन अबैटमेंट की उसकी डेथ कैसी हुई? सुसाइड की वजह से हुई। थर्ड पॉइंट क्या है? विद इन 7 years of their marriage. Within 7 years of the marriage, she died by the suicide. Had subjected her to a cruelty, कि उसके ऊपर cruelty की गई थी। The court may presume, having regard to all the other circumstances of the case, that the suicide had been abetted by her husband. तो कोर्ट इसमें मे presumption ले लेगा कि जो जो ये हस्बैंड है या उसके रिलेटिव वगैरह है, उन्होंने ही अबैटमेंट ऑफ सुसाइड की है। नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ विल शिफ्ट अपॉन द हस्बैंड एंड द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड, राइट? तो अब जो इसमें वर्ड लिखा गया है रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, कई बार कोर्ट के पास कई ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि फॉर एग्जांपल कोई हस्बैंड की कोई एक्स्ट्रा, उसका कोई एक्स्ट्रा मैटर अफेयर था, कोई concubine या उसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह, क्या वो इसके अंदर रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड के अंदर कवर होगी? नो, इट इज नॉट कवर्ड, इट इज नॉट रिलेटिव either by the adoption, either by the blood or either by the marriage. तो concubine इसमें कवर नहीं होगी, राइट? तो इसमें एक केस लो था। आप इसमें एक चीज और देख सकते हो कि इसमें इसमें जो हमारा डोरी डेथ में था, सून बिफोर हर डेथ, इसमें वो वर्ड को यूज नहीं किया गया। इसमें हमें स्पेसिफाइड टाइम बता दिया कि विद इन द 7 years ऑफ मैरिज अगर अबैटमेंट ऑफ सुसाइड की जाती है तो वहां पे हमारा सेक्शन 117 इन्वोक हो जाएगा। एक स्टेट ऑफ, इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस इकबाल सिंह, 1991 सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने बताया था कि जो हमारे पास सेक्शन 117 है या 118 है, चाहे मे, इसमें मे प्रजम्पशन है, उसमें शेल प्रजम्पशन है, इट वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 15 क्लोज 3, वुमेन एम्पावरमेंट एंड and to curb the menace of dowry death and cruelty upon the woman, राइट? इस पर्पस के लिए सेक्शन 117 और 118 को इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो अभी हमारा लास्ट सेक्शन 119 रह गया है, विच टॉक्स अबाउट द मेप प्रिजम्पशन। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।